जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं वेक्टर में, जो फंडा यूज करेंगे वो ये है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा इज इक्वल टू रिमेनिंग वेक्टर साइन थीटा अपॉन में रेफरेंस वेक्टर प्लस का रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा, और r मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी, और थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई। ये जितने भी कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये तब है जब दो वेक्टर को जोड़ा गया, एडिशन, ठीक है। जब दो वेक्टर को आपने जोड़ा है तो आपको ओवरऑल इतने रिजल्ट्स पता चल चुके हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू ऐसे निकलेगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, रिजल्टेंट का मैक्सिमम कितना होता है और उस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, रिजल्टेंट का मिनिमम कितना होता है, उस समय एंगल कितना होता है। और एक फार्मूला हमको पता चला था पिछली क्लास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, और tan अल्फा इज इक्वल टू रिमेनिंग वेक्टर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर है, रेफरेंस वेक्टर माइनस का रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा। ये हम तब यूज करेंगे जब दोनों वेक्टर क्या कर रहे होंगे, सबट्रैक्शन कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं वो सब इसी फंडे पर डील करेंगे। अच्छा, जो हम क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में बता चुके, एक बार आपको रिकॉल करा दें कि इस तरीके की प्रॉब्लम की टू वेक्टर्स वैल्यूज गिवन, देन रेंज ऑफ फॉर्मिंग रिजल्टेंट। बी केयरफुल, रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा उसकी रेंज क्या होगी। आंसर है कि r मैक्सिमम की वैल्यू होगी a प्लस बी और r मिनिमम की वैल्यू होगी a माइनस बी, जहाँ पर a और b क्या है, वैल्यूज ऑफ गिवन वेक्टर, वैल्यूज ऑफ गिवन वेक्टर, और r क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है ना। अगर आप अपने असाइनमेंट को देखें तो आप देखिए आपके पास में है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, टू फोर्सेस ऑफ 4 डाइन एंड 3 डाइन एक्ट अपॉन ए बॉडी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी कैन ओनली बी। पहला ऑप्शन दिया गया है मोर देन 3 डाइन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोर देन 4 डाइन, और तीसरा दिया है 3 से 4 डाइन, और चौथा दिया गया है 1 से 7 डाइन। आपके पास दो वेक्टर हैं और ऑप्शंस अगर देखें तो इनके कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट की वैल्यू क्या मिल सकती है, रेंज ही तो पूछी जा रही है। तो आप जानते हो कि दो वेक्टर यहाँ पर हैं 4 और 3 डाइन के, तो जब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करोगे तो मिनिमम रेंज कितनी होगी, a माइनस बी, और यहाँ पर दोनों वेक्टर है 4 और 3, तो बड़े से छोटे वाले को 1 डाइन, दोनों वेक्टर मिलकर के कम से कम क्या दे सकते हैं, 1 डाइन, और मैक्सिमम वैल्यू होगी a प्लस बी और 4 प्लस 3, यानी ये दोनों वेक्टर मिलकर क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम 7 डाइन। तो क्या बोलना चाहिए, रिजल्टेंट r जो है वो तो 7 डाइन के या तो बराबर होगा या 7 डाइन से क्या होगा, छोटा होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। रिजल्टेंट जो r है वो 7 डाइन से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, और क्या है, लेस देन r इज इक्वल टू 1 डाइन। इसका मतलब आप समझते हो ना, इसको उल्टा सोच के समझा करो, क्या लिखा है 1 लेस देन r इज इक्वल टू r, इसका मतलब है r ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे समझेंगे, r की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से ज्यादा होगी, और इस तरीके से आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट की रेंज क्या है। और इसको फॉलो करता हुआ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इस प्रॉब्लम का सही आंसर, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3।
A force of 6 kg and another of 8 kg can be applied together to produce the effect of a single force. समझो बात को, दो फोर्स मिल करके सिंगल फोर्स बनते हैं तो रिजल्टेंट बना होगा ना भाई। बहुत सारे लेंथ मिल करके सिंगल लेंथ बनेगा तो मतलब क्या, रिजल्टेंट लेंथ। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बना होगा तो चार ऑप्शन दिए कि वो कितना रहा होगा, 1 kg, 11 kg, 15 kg और आपका 20 kg। बता सकते हैं कि कौन कौन से दो फोर्सेस हैं, 6 kg और 8 kg। अगर ये मिलेंगे तो कम से कम कितना देंगे, 8 - 6 2। और अगर ये दोनों मिलेंगे तो मैक्सिमम कितना देंगे, 40। तो एक बार फिर से रिजल्टेंट की वैल्यू लिखो, रिजल्टेंट आर तुम्हारी वैल्यू या तो 14 से बराबर होगी या 14 से क्या होगी, कम होगी। और रिजल्टेंट आर तुम्हारी वैल्यू 2 के या तो बराबर होगी या फिर 2 से क्या होगी, ज्यादा। तो अब दिमाग में ये फीड हो गया, ये दोनों मिलकर के जो वैल्यू देंगे वो 2 से 14 तक, यानी 2 से कम नहीं और 14 से ज्यादा नहीं। नाउ चेक द पहला ऑप्शन, कह रहा 1 kg, तो क्या 1 kg रेंज में आता है, वो तो 2 से कम है, नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 11 kg, 11 kg रेंज में आ गया, मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 15 kg, तो 15 kg रेंज से बाहर हो गया, नहीं मिला। और उसके बाद में 20 kg भी रेंज में नहीं है, बाहर हो गया। तो इस वाली प्रॉब्लम का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सेकंड वाला, ठीक है। और आप देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर है 4, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। Which of the given below may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0? ये क्वेश्चन बहुत दूर का क्वेश्चन है, मतलब जो ये कह रहा है उसको आप थोड़ा सा वाइडली सोचिए। 3 वेक्टर मिल करके, 3 वेक्टर का एक पूरा ग्रुप है। पहले वाले ऑप्शन में जो 3 वेक्टर हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा जरा बताना मुझे, 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वाले ऑप्शन में जो ये 3 वेक्टर का ग्रुप है, 2 वैल्यू का, 4 वैल्यू का, 8 वैल्यू का। फिर आप देखिए अपने असाइनमेंट में दूसरे वाले ग्रुप में कौन कौन है, 1 4 8 16। और तीसरे ग्रुप में क्या है, 1 2 1। और चौथे ग्रुप में क्या है, 0.5 0.5 1 and 2। तो देखिए अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास में 2 वेक्टर्स हैं तो आप उनके रिजल्टेंट की रेंज का पता कैसे करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पर कितने वेक्टर्स हैं, 3। और ये पूछा जा रहा है कि ये 3 वेक्टर्स में से 3 वेक्टर्स के जो ये आपके ग्रुप्स हैं, तो कौन सा ग्रुप 0 रिजल्टेंट देगा और कौन सा ग्रुप 0 रिजल्टेंट नहीं देगा। सीखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। When 3 vectors values given, then their combination can form 0 रिजल्टेंट। ये पता लगाना होता है। देखो अगर आप ये पता लगाओगे कि क्या इनका कॉम्बिनेशन 0 रिजल्टेंट देगा, जब आप सीखोगे कि कैसे करते हैं तो 0 जो नहीं देगा वो भी तो आ जाएगा। कैसे करते हैं सुनना, when 3 vectors values given then their combinations can form 0 resultant। ये हमें चेक करना है, then their combination can form 0 resultant। इस बात को हमें चेक करना है। कैसे प्रोसीड करते हैं, आप ग्रुप में कोई भी 2 वेक्टर ले लो, ग्रुप में कोई भी 2 वेक्टर ले लो, कोई भी 2 वेक्टर ले लो जो तुमको पसंद हो। ग्रुप में कोई भी 2 वेक्टर ले लो, उनका मिनिमम मैक्सिमम पता कर लो और फिर ये देखो कि उन लोगों के कॉम्बिनेशन से मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा, ये पता कर लो। तीसरा, अगर रिमेनिंग वाले की वैल्यू, रिमेनिंग वाले वेक्टर की वैल्यू
विदिन द रेंज तो रिजल्टेंट विल बी 0 और नॉट विदिन द रेंज तो रिजल्टेंट विल बी नॉन जीरो। देखो दो तरीके हैं, या तो हम इन क्वेश्चंस का सीधे आपको फंडा करा दें, या जो सीखा है मतलब क्वेश्चन करने के बाद जो शॉर्टकट सीखे जा रहे हैं सीधे सीधे हम आपको क्या बता रहे हैं, शॉर्टकट्स। अभी हम आपको सीधे सीधे क्या बता रहे हैं, शॉर्टकट्स। तो अगर आपको ये शॉर्टकट आप जानते हो तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे। चलो चेक करते हैं। ग्रुप में कोई भी दो वेक्टर्स ले लो, मैं पहले वाले ग्रुप को चेक करता हूँ। बताइए इसके जो दो वेक्टर, आप बताओ कौन से दो वेक्टर ले लो? 4 and 8। जरा ध्यान देना, इन्होंने लिया है 4 and 8, तो 4 और 8 के मिनिमम से क्या आएगा 4 और मैक्सिमम से क्या आएगा 12 आएगा। ठीक, यानी कि मैंने ये काम कर लिया और ये काम कर लिया। ग्रुप में कोई भी दो वेक्टर ले लो, इन्होंने कहा 4 और 8 ले लो, उनका मिनिमम मैक्सिमम पता कर लो। तो मिनिमम कैसे आता है, मिनिमम ऐसे आता है और मैक्सिमम दोनों के सब एडिशन से आता है। तो जब 4 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा और जब सम करेंगे तो 12 आएगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रिमेनिंग, तो रिमेनिंग तो ये है ना, बोलो क्या ये रिमेनिंग रेंज के अंदर है? अगर रिमेनिंग रेंज के अंदर है तो तीनों लोग मिलकर रिजल्टेंट क्या देंगे 0, और अगर रिमेनिंग रेंज के अंदर नहीं है तो तीनों लोग मिलकर रिजल्टेंट 0, तो यानी ये वाला तो रिजल्टेंट 0 नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट वन, दूसरे वाले ग्रुप में कौन सा दो वेक्टर लेने जो आप बताओ? 4 और 8। तो देखो 4 और 8 को लिया गया, मिनिमम कितना आया 4 और 8 से 4 और मैक्सिमम कितना आया 4 और 8 से 12। तो इनके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग वाला है वो 16 है। क्या ये 16 इस रेंज में है? यानी कि ये लोग मिलकर के रिजल्टेंट 0 नहीं देंगे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट वन, तीसरे ग्रुप में बताओ 2 और 1। ये देखो जो ग्रुप वाले लोग हैं उनको सर्किल में बंद कर देते हैं, जिससे कि पता रहे कि आपने कौन कौन से लोगों को ले लिया था, और रिमेनिंग वाले को स्टार लगा के लिखते हैं। तो देखो इन दोनों की हेल्प से मिनिमम कितना आएगा 1 और मैक्सिमम कितना आएगा 3 आया ना। तो ये जो रिमेनिंग वाला है क्या रेंज में है? ये 1 क्या रेंज में है? हाँ, रेंज का मतलब क्या है? या तो बराबर या उससे कम, या तो बराबर या उससे ज्यादा। तो यानी कि ये जो 1 है वो इस रेंज में, रेंज यहाँ पर 1 से 3। 1 से 3 का मतलब क्या है? या तो 3 के बराबर लेकिन 3 से ज्यादा नहीं, या तो 1 के बराबर लेकिन 1 से कम नहीं, और 1 और 3 के बीच में कुछ भी चलेगा। तो क्या ये 1 इस रेंज में आता है? हाँ आता है। तो 101% ये वाला पेयर मिल करके 0 रिजल्टेंट देगा। चलते हैं लास्ट वाले को, बताइए कौन सा पेयर लेना है? 1 और 2 लेना है भाई इनको। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या ये रिमेनिंग का 0.5 रेंज में है? नहीं है, यानी ये वाला ग्रुप में 0 रिजल्टेंट देगा। अब अगर तुम इस बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो जो सर ने बताया, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और अगर तुम ये सोचते हो कि सर को ये कैसे पता था, तो कई बार प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चंस के क्या निकलते हैं, शॉर्टकट्स। और चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। 2 vectors have magnitudes 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of resultant is? क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1 यूनिट, दूसरा पार्ट है 5 यूनिट, तीसरा पार्ट है 7 यूनिट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? 2 वेक्टर हैं, कितनी कितनी वैल्यू के? 3 वैल्यू के और 4 वैल्यू के, मिल करके रिजल्टेंट कितना देते हैं? पहले कह रहा है कि 1 देते हैं। तो जब रिजल्टेंट 1 आया तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या था?
फिर इन लोगों ने मिल करके रिजल्टेंट 5 दिया तो क्या था, और अगर इन लोगों ने रिजल्टेंट मिल करके अगर 7 दिया तो फिर एंगल कितना था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, दोनों लोगों ने मिल करके जो रिजल्टेंट दिया है उसका एंगल पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए और बताइए कि वेक्टर्स की वैल्यू कितनी कितनी है, 4 यूनिट और 3 यूनिट। मान लिया इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो चॉइस 1 जो पहली चॉइस है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 1। तो हमने फार्मूला लगा दिया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, नथिंग से स्पेशल, तो हमेशा उन दोनों वेक्टर को क्या किया गया, कंबाइंड किया गया। सब्ट्रैक्शन के बारे में अपने मन से नहीं सोचेंगे। तो आपके पास में कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है रिजल्टेंट के केस में, √a² प्लस का b² प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट की जगह पर 1 लिखा, वेक्टर a की वैल्यू 4 है, वेक्टर b की वैल्यू 3 है, 2 4 3, और cos थीटा दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 16 आएगा, ये 9 आएगा, मिलकर कितना हो गया 25, और ये हो गया 4 2 8, 8 3 24 cos थीटा। इस 25 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 24 cos थीटा, ये आ गया माइनस का 24 बराबर 24 cos थीटा, माइनस का 24 अपॉन में 24 बराबर cos थीटा, ये -1 बराबर क्या आ गया cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर क्या हुआ -1। आप दिमाग लगाओ कि cos की टेबल में -1 किसके पास है, 180 के पास। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। याद नहीं है तो याद कर दो, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 1 होती है, याद है आपको। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, ये भी आपको याद है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भी आपको याद है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये -1 जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम cos का 180 लिख सकते हैं ना, दो तरफ से cos हटा दो, थीटा बराबर क्या आ गया 180। तो क्वेश्चन का एक पार्ट यानी कि एक हिस्सा मिल गया कि जब दोनों ने मिलकर के 1 वाली यूनिट का रिजल्टेंट दिया है तो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 है। अब जरा सेकेंड चॉइस देखो, क्या रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, सेकेंड चॉइस में रिजल्टेंट की वैल्यू 5 है। फार्मूला सेम रहने वाला है, a² b² 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट की वैल्यू 5 है। a मीन्स 4², b मीन्स 3², 4 × 3 cos थीटा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर और 24 cos थीटा 25। ये लोग मिलके कितना देने वाले हैं, 25। बोलो भाई, इधर ले आओ, 25 माइनस का 25 बराबर 24 cos थीटा, 0 बराबर 24 cos थीटा, 0/24 बराबर cos थीटा, 0 बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर 0। फिर से cos की टेबल को परेशान करता है। तो 0 वैल्यू किसके पास है, 90 के पास है, तो यानी इस 0 वैल्यू की जगह पे लिख सकते हैं cos 90। तो थीटा बराबर क्या आ गया 90। ऑप्शन भी चेक करते चलो, हो सकता है कि मिल गया हो। अपने पास आंसर आया 180 और 90। 180 90 का कोई ऑप्शन और तो है नहीं। आपको वैसे कायदे से 7 यूनिट के लिए भी चेक करना चाहिए, लेकिन आंसर मिल चुका है ना, और अगर आप 7 में चेक करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो 5th वाले का कौन सा ऑप्शन आया है, फर्स्ट ऑप्शन आया है, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी बताइए। आपको इस क्वेश्चन को नोट करने का मौका मिलेगा, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6।
in a two-dimensional motion of a particle, the particle moves from point A, position vector r1, to point B, position vector r2. If the magnitude of these vectors are respectively r1 बराबर 3 and r2 बराबर 4, and the angle they make with x-axis are θ1 is equal to 75, θ2 is equal to 15 respectively, then the magnitude of the displacement vector. ठीक, क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर वो होते हैं जो हमेशा ओरिजिन से पैदा होते हैं। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो है तुम्हारा, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने बना लिए, ध्यान देना। एक पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। याद रखो, मेरा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकल के मेरे पास आएगा, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकलेगा तुम्हारे पास जाएगा, फैन का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकलेगा फैन तक जाएगा। तो कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकलेगा और ए तक जाएगा। उसको क्वेश्चन में किससे लिखा गया? r1। तो r1 पर ऐसे वेक्टर लगा। जब प्रॉब्लम या वेक्टर की प्रॉब्लम में अगर कोई लेटर डार्क है, जैसे कि बोल्ड वे में लिखा हुआ है डार्क, जैसे अगर मैंने आपका R लिखा है ये बोल्ड है, इसका मतलब है उसके ऊपर क्या लगा? एरो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो R वेक्टर वहां पर बोल्ड दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है R1 तो वो बोल्ड लेटर है, ठीक है ना। तो R1 पर क्या हो गया? वेक्टर लगा हुआ है। कोई चीज यहां से चल करके कहां पहुंची है? बी तक पहुंची। क्वेश्चन में कहा कि बी तक पहुंची है। बी वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है? r2 है। देखिए, आपको मैंने बताया कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकलकर काउंटिंग पॉइंट तक जाता है, काउंटिंग पॉइंट तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सन का पोजीशन वेक्टर, काउंटिंग पॉइंट का नाम क्या है? सन। क्या होगा? ओरिजिन से वेक्टर निकलेगा और कहां तक जाएगा? सन तक। फैन का पोजीशन वेक्टर, काउंटिंग पॉइंट क्या है? फैन, ओरिजिन से निकलेगा और तब जब टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि पोजीशन वेक्टर को किससे लिखते हैं? स्मॉल r से। अब जब एक से ज़्यादा पोजीशन वेक्टर होते हैं, r1 r2 इस तरीके से, ठीक। अच्छा, इन्होंने r1 की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी दे रखी है r1 की वैल्यू? r1 की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि इस वेक्टर की जो लंबाई है, यानी कि मॉड ऑफ r1, चाहे तो हम लिखें मॉड ऑफ r1 या सिंपली ऐसे लिख दें r1 बराबर है 3, और जो मॉड ऑफ r2 है वो कितनी है? 4। बहुत अच्छे। r1 वाला पोजीशन वेक्टर x वाली एक्सिस से कितना बना रहा है? 75। और r2 वाला पोजीशन वेक्टर कितना बना रहा है? 50। तो भैया ये कितना होगा? 60, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस 60 आएगा। सही है। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तुमने जो बताई कि शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझने वाली डेफिनेशन ये होती थी कि इनिशियल से फाइनल तक जो भी लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तुमने शुरू किया था यहाँ से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था? ए पर, और बाद में कहाँ पहुंचा? बी पर। तो इनिशियल क्या हुआ? ए, फाइनल क्या हुआ? बी। तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा।
चलो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डी नाम दे रहा हूं, डी केयरफुल, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, डी। अब यहां पर बातों ही बातों में आपके पास में वेक्टर का ट्राइंगल बन गया। देखो बना कि नहीं बना, R1 R2 जो हमें दिए थे और एक डी डिस्प्लेसमेंट आ गया। जो ये वेक्टर का ट्राइंगल बना है जरा उसको देखें। ये R1 वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये आपका R2 है। तो ट्राइंगल ला वेक्टर का क्या करता है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, ट्राइंगल ला क्या कहता था, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तब मैंने आपको ये भी बताया था सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड टेल कॉम्बिनेशन। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो तीसरा वाला वेक्टर उन दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट। जरा देखो यहाँ पे कौन लोग सेम ऑर्डर में है, ये और ये, सही है, ये हेड और टेल है सेम ऑर्डर में। यहाँ केवल कौन है, R1 और D। ट्राइंगल ला ये कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो जो तीसरा वाला वेक्टर होता है वो उन दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट। चलो लगा दो भाई, यहाँ पर जो लोग सेम ऑर्डर में हैं वो R1 और D है, यानी R1 प्लस D का कॉम्बिनेशन क्या होगा, R2। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1। अब देखो और मैजिक, यानी डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो इस और इस वेक्टर के किसके बराबर है, डिफरेंस के बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन में R1 R2 वेक्टर का क्या लेना है, डिफरेंस। और डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकलती है, ऐसे। तो देखो भाई मैं फॉलो करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट। अब देखो जैसा देश वैसा बेस, यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर। ए और b क्या है, ये वो वेक्टर्स वैल्यूज है जिन्होंने डिफरेंस किया है। तो यहाँ पे डिफरेंस करने वाले कौन है, R2 R1। तो यहाँ पर लिखूंगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस का 2R1 R2 और cos थीटा। R2 की वैल्यू जरा देख के बताइए कितनी है, 4 का स्क्वायर 16 चलेगा, ये देखिए। और ये 9, R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 3, R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 4 और यहाँ पर है एंगल बिटवीन देम cos 60। R1 R2 के बीच का एंगल कितना है, 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो यूज करिए, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 25 और ये 3 2 जा 6 4 जा 24 और cos 60 हाफ, 25 माइनस, तो इट मींस कितना, 13 यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट वाला वैल्यू है वो 13 यूनिट है, रूट 13 है। कोई ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सेकेंड है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको रिवाइज करा दिया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमको रिवाइज करा दिया लॉग ट्रायंगल। व्हाई वी थिंक लॉग द ट्रायंगल, व्हाई वी थिंक लॉग ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर R1 R2 तो दिए गए थे और डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना था, उसको मैंने बनाया। ओवरऑल सब मिला के कितने वेक्टर हो गए, 3। और जब 3 वेक्टर मिलकर के ट्राइंगल बनाते हैं तो लॉग ट्राइंगल बन जाता है। लॉग ट्राइंगल क्या कहता है कि जो दो वेक्टर हेक्टल कॉम्बिनेशन करके आए हैं तो तीसरा वाला वेक्टर इन दोनों का क्या है, स्पेस अगर आप खाली करा रहे हैं तो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई। मैं तो पढ़ लूंगा, आप भी हमारे साथ पढ़ लें, समझ लें। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड b। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में जो a लिखा है वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा काला है। ये जो बोल्ड लेटर होता है इसका मतलब इसके ऊपर तीर लगा है। तो द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a।
रिजल्टेंट ने किसके साथ परपेंडिकुलर बनाया? ए के साथ। रिजल्टेंट भैया जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? रिफरेंस। वो वेक्टर क्या कहलाता है? रिफरेंस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिफरेंस वेक्टर कौन है? ए। आगे बढ़ते हैं। The resultant of the two vectors A and B is perpendicular to the vector A and the magnitude is equal to the half of the magnitude of the vector B. The angle between the vector A and B is। पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू रही होगी कुछ, बी वेक्टर है, इसकी भी वैल्यू कुछ रही होगी, और क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट आर है, तो ये आर किसके बराबर है? 2 × बी। मैं बोर्ड में जो काम कर रहा हूँ आप उसको देखिए और क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। देखो क्या लिखा है, तीसरी लाइन पर लिखा हुआ है रिजल्टेंट के बारे में कि रिजल्टेंट की वैल्यू दुगनी है, नहीं, एंड द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। डबल नहीं है, कैसा है? हाफ। आर बराबर है b/2, लिखा है ना इन्होंने। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? और क्वेश्चन में कहा गया है रिजल्टेंट आर ने ए के साथ क्या बनाया है? 90। लो भैया, क्वेश्चन में दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट है, और कुछ नहीं कहते हैं तो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? कॉम्बिनेशंस के बारे में। यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन दी गई, तो मुझे बताया गया था कि रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है, तो ऊपर फंडा था रिमेनिंग वेक्टर साइन थीटा, अपॉन में था रेफरेंस वेक्टर प्लस रिमेनिंग वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पे रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया है? 90 बनाया है, tan 90। अच्छा, ए क्या बन रहा है? रेफरेंस, और बी क्या बन रहा है? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग की जगह पे बी आ गया, रेफरेंस की जगह पर ए आ गया, रिमेनिंग की जगह पर बी आ गया। एंड यू नो वेरी वेल कि जो थीटा होता है, तो थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और ये इनसे पूछा गया, थीटा पूछा गया। तो यहाँ पर tan 90 इनफाइनाइट हो गया, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब एक चीज और बता रहे हैं, सुन लो, समझ लो। अगर कभी किसी इक्वेशन की एक साइड इन्फिनिटी है, अगर किसी इक्वेशन की एक साइड कैसी है? इन्फिनिटी, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है दोनों तरफ का उल्टा पुल्टा कर दो। अगर किसी इक्वेशन में वन साइड में इनफाइनाइट है, तो आपको दोनों इक्वेशन का क्या करना चाहिए? उल्टा पुल्टा, दोनों साइड का। इधर का उल्टा पुल्टा 1/∞, इधर का उल्टा पुल्टा a + b cos थीटा अपॉन में b sin थीटा। और समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है? 1/∞ क्या हो गया? 0। यहाँ 0 लिख दिया। a + b cos थीटा अपॉन b sin थीटा। 0 बराबर a + b cos थीटा, माइनस a बराबर b cos थीटा, माइनस a/b बराबर cos थीटा। ये इक्वेशन मिल गई। अच्छा, क्वेश्चन में रिजल्टेंट की वैल्यू भी है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? r बराबर √ पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर जो कि कैपिटल है, दूसरे वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में b/2 है, b/2 लिख दिया, और यहाँ से आया a² प्लस b² और प्लस का 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ये डाल सकते हैं ना? चलो तो एक स्टेप बचा लिया। cos थीटा की वैल्यू हो गई माइनस का a/b, ये दो तरफ का स्क्वायर कर रहे हैं, ये आ गया b² 4
इधर स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सब ए एक तरफ बी एक तरफ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो 3/2 b बराबर है ये आ गया, यानी कि a बराबर है √3b/2, ऐसे लिख सकते हैं a बराबर √3b/2। फिर से मैंने इक्वेशन 1 को याद किया, इक्वेशन 1 क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन का एम पता है, थीटा निकालना है, क्या निकालना है थीटा, तो पहली इक्वेशन को फिर से याद किया, उसने कहा कि भाई cos थीटा माइनस का a/b है, माइनस a की जगह पे क्या लिख सकते हो √3/2b माइनस का √3/2, ये नेगेटिव तो पहले से लगा हुआ है ना, a की वैल्यू कितनी है √3/2 की, b ने b को खत्म कर दिया, cos थीटा बराबर आ गया माइनस √3/2, ठीक है। अब आपको और अपडेट दे दिया जाए, cos 150 की वैल्यू कितनी होती है और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है। देखो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2 और cos 150 की वैल्यू होती है -√3/2, ठीक है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे कुछ वैल्यूज वीआईपी टाइप की होंगी, वो याद होनी चाहिए, याद हो जाएंगे। अच्छा मान लो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं होते, फिलहाल तो ऑप्शन है, तो पहले वाले ऑप्शन में 120 डिग्री है, दूसरे वाले ऑप्शन में 150 डिग्री है, और तीसरे वाले ऑप्शन में 135 डिग्री है, और चौथा वाला ऑप्शन नन होती है। सपोज करो मेरे पास ऑप्शन नहीं होते, तो हम यहाँ से थीटा बराबर क्या लिखते हैं cos इनवर्स -√3/2, थीटा को लेते cos नीचे जाता और जो नीचे का cos है वो क्या बन जाता cos इनवर्स। आंसर मेरा हो गया, कोई नहीं दिक्कत नहीं, क्या नंबर कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, क्योंकि ये जो 90 से ऊपर जो वैल्यूज जाती है बड़ी ऑड हो जाती है ना, ये वैल्यूज हमें दी जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो मुझे फिर इसको लगाना पड़ा, और तब आपको ये बताया कि नेगेटिव √3/2 किसके ऊपर है 150 के ऊपर है, तो cos थीटा बराबर cos 150, थीटा बराबर क्या है 150, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में जो आपने कॉन्सेप्ट किया था, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल हुआ, पहली बात। दूसरा, अभी तक हम केवल सुन रहे थे कि रिजल्टेंट जिस वेक्टर से एंगल बनाए वो है रेफरेंस, जो बच गया वो रिमेनिंग। अब हमने करके देखा, अब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो रिजल्टेंट ने 90 बनाया था कहाँ से, ए से, ए क्या बना रेफरेंस, तो बी क्या बन गया रिमेनिंग, ठीक है ना। दूसरा आपने ये भी सीखा कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि किसी इक्वेशंस के वन साइड इन्फिनिटी है दूसरी साइड इन्फिनिटी नहीं है, तो आप तुरंत उस इक्वेशंस में लेफ्ट में भी उल्टा और राइट में भी रेसिप्रोकल ले करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, वो तो हम बताएंगे। आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, ये लीजिए मैंने बोर्ड पर बना दिया, कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक मिला दो तो डायगोनल बन जाता है। तो ये वाला कॉर्नर हमने लिया, इसके अपोजिट में ये कॉर्नर मिलाया हमने इसको, एक डायगोनल ये हो गया, और ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, इसको मिलाया, दूसरा डायगोनल ये हो गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है? लेंथ में एक डायगोनल कैसा है, बड़ा है, और एक डायगोनल कैसा है, छोटा है। जो बड़ा वाला डायगोनल है
उसको मेजर कहेंगे, मेजर डायगोनल। और जो लेंथ में छोटा है वो माइनर डायगोनल। तो पैरेललोग्राम में हमेशा ऐसा होता है कि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं, एक होता है मेजर वाला और एक क्या होता है, माइनर वाला। अब आप अपना 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ें, क्या है? इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, याद रखना कि अगर कोई स्पेशली वेक्टर की प्रॉब्लम में अगर कोई लेटर ज्यादा डार्क है, ज्यादा बोल्ड है, जैसे वहां पर ए लिखा है लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्लैक है, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर है, मतलब ए पर एरो लगा हुआ है, ये मतलब है। तो इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा, देन द डिफरेंस a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी इज, पहला ऑप्शन है द मेन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम और दूसरा ऑप्शन है माइनर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो ऑप्शन में माइनर डायगोनल आया, माइनर डायगोनल का मतलब हो गया छोटा डायगोनल और यहाँ पे मेन डायगोनल का मतलब हो गया बड़ा डायगोनल। और तीसरा ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव और चौथा है नन ऑफ द अबव। समझे बात को भाई? आपके पास में दो वेक्टर है बेटा, आपके समझना ये बात ऐसी है जो आप क्लियर करोगे। तो आपके पास में वेक्टर ए है, देखने में तो किसी ना किसी तरीके का तो होगा ही, चलो मान लेते हैं कि वेक्टर ए देखने में ऐसा है। देखो अगर कोई वेक्टर है तो 101% उसकी कोई सकल सूरत होगी, और वेक्टर की सकल सूरत कैसी होती है, वेक्टर की सकल सूरत होती है एरो लेंथ, एक तीर होता है जिसके पास में लेंथ होती है, ये वेक्टर ए हो गया। और एक आपके पास में वेक्टर बी है, क्वेश्चन वेक्टर बी कुछ ना कुछ तो होगा, किसी ना किसी तरीके से उसकी डायरेक्शंस होंगी, उसकी ज्योमेट्री होगी, सकल सूरत होगी। मान लिया वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, और ये कहा गया कि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसा एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं आपस में, एक्यूट एंगल बनाते हैं आपस में, दोनों वेक्टर आपस में एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम। तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइंड किया, क्योंकि जब वो वेक्टर्स कंबाइंड करते हैं तो उनके बीच में बनने वाला एंगल बहुत आसानी से दिखता है। जैसे आप ये देखो, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, मैंने पूछा बताओ इन लाइंस के बीच का एंगल क्या है, ये दोनों लाइंस पहले आपस में क्या करोगे, कंबाइन करोगे। कैसे कंबाइन करोगे, इस वाली लाइन को उठा करके इसके साथ कंबाइन कर दो, या फिर इसको पिक करके इसके साथ कंबाइन कर दो। तो जब तक आप कंबाइन नहीं करोगे तब तक एंगल जो है बीच का दिखता नहीं है। तो हम यहाँ पर दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करने वाले बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे लाइन और लाइन को कंबाइन करके एंगल बिटवीन मिल जाता है, वैसे ही वेक्टर को। तो ये हमने वेक्टर ए पिक किया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया, और ये दूसरा वेक्टर पिक किया, ये वेक्टर बी है। और आप देख सकते हैं कि हमने दोनों की क्या जोड़ दी है, टेल और टेल, टेल और टेल यहाँ पर आपस में जोड़ी है, क्योंकि हमने ये सीखा है जब वेक्टर कंबाइन होते हैं दो तरीके होते हैं, या तो उनकी टेल और टेल मिलती है या फिर हेड और टेल मिलती है। हमने यहाँ पर टेल और टेल जोड़ दिया। और फिर अब रूल पर चलते हैं, जब दो वेक्टर टेल और टेल के साथ कॉम्बिनेशन देते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस पूरी पिक्चर को बदलते थे पैरेललोग्राम में, याद आ रहा है? इस पूरी की पूरी पिक्चर को हम किसमें बदलते थे, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में बदलते हैं तो ये जो मेन डायगोनल है, इसका नाम है मेन डायगोनल, जो बड़ा वाला डायगोनल है इसका नाम है मेन डायगोनल। तो ये मेन डायगोनल कहलाता है रिजल्टेंट, यानी कि मेन वाला डायगोनल, मेन डायगोनल इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और सभी लोग जानते हैं रिजल्टेंट आर का मतलब है इन दोनों वेक्टर का क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट है वो मेन डायगोनल देता है। हमसे क्या यहाँ पर हमको समझ में आई बात
कि जब कॉम्बिनेशन करते हैं वेक्टर तो मेन वाला डायगोनल क्या देता है, रिजल्टेंट। और लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी, यानी कि जब दो वेक्टर डिफरेंस करते हैं तो उनसे जो रिजल्टेंट आता है वो कौन है। ध्यान से आप देखो, इसी डायग्राम को दोबारा रिपीट करते हैं, इसी डायग्राम को दोबारा से रिपीट करते हैं, सेम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये पैरेललोग्राम है, ये रहा पैरेललोग्राम। अब मुझे चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी हमको चाहिए, तो माइनस बी तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि b तो ये है, माइनस बी तो हमको बनाना पड़ता है। ये लीजिए माइनस बी बना लिया। कैसे बना लिया, जो वेक्टर गिवन होता है उसी के बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट वेक्टर जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर। a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब है a प्लस माइनस बी, यानी a के साथ में कॉम्बिनेशन कौन करेगा, माइनस बी वेक्टर करेगा। ठीक है, ये बात पक्का, श्योर। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पर एक वेक्टर अपने मन से बना रहा हूँ, तो ये मैंने एक वेक्टर अपने मन से बनाया ऐसा। आप इस तरीके से भी एरो लगा सकते थे, हमने ऐसे बना दिया। ये वेक्टर हमने अपने मन से बना दिया। जब हमने ये वाला वेक्टर हमने बनाया तो आप लोगों ने देखा कि सर ने जो वेक्टर बनाया है वो कौन सा डायगोनल है, माइनर वाला। कौन सा डायगोनल है, माइनर वाला, छोटा डायगोनल ही तो है। अब हमने इस वेक्टर को नाम दे दिया, जो आपको क्या नाम दे दें, एक्स दे दें। चलो इस वेक्टर को नाम हमने एक्स दे दिया, इस वेक्टर को नाम हमने एक्स दे दिया। क्लास इस बात को देखे, यहाँ पर ये वाला वेक्टर यानी कि a और मेरा बनाया हुआ वेक्टर यानी कि x सेम ऑर्डर में है। भाई आप देखो ना, ट्रायंगल वाला लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल वाला लॉ ये कहता है अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड टेल कॉम्बिनेशन, तो तीसरा वाला उन दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए ना कि ये a वाला वेक्टर और x वाला वेक्टर किसमें है, सेम ऑर्डर में है, तो तीसरा वाला वेक्टर कौन होगा, b। तो b इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेक्टर a प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर b। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a। यानी जिस वेक्टर x को हमने बनाया था वो वेक्टर इन दोनों के डिफरेंस के क्या है, बराबर है। और आगे चलते हैं, सेम यही वाला डायग्राम कॉपी करते हैं, सेम यही वाला डायग्राम कॉपी कर रहे हैं। बी ये है, ए ये है, और ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। हमने ये माइनर वाला डायगोनल लिया, ये इसको हमने एक्स लिया था। भाई पहले हम इस तरीके से जा रहे थे, एरो यहाँ लगाया था, अब हमने एरो इधर लगा दिया। अब आप देखिए ट्राइंगल वाला लॉ फिर लगाइए। याद रखो ट्राइंगल वाला लॉ कब लगता है, जब तीन वेक्टर होते हैं। और ट्राइंगल वाला लॉ ये कहता है अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो बचा हुआ तीसरा उन दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट। जब हमने एक्स वाले वेक्टर को ऐसे सोचा, इस तरीके से डायरेक्शन ले लिया, तो सेम ऑर्डर में कौन है, बी और एक्स। तो यहाँ पर बी के साथ एक्स को अगर मिलाएंगे तो बराबर किसके आए, ए के। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया, ए माइनस बी। इन दोनों डायग्राम से, इस वाले डायग्राम से और इस वाले डायग्राम से एक बात पक्की हो गई कि जो माइनर वाला डायगोनल है, माइनर वाला डायगोनल अगर वेक्टर बन जाए तो वो दोनों गिवन वेक्टर के डिफरेंस के क्या है, बराबर है। अगर माइनर वाला डायगोनल वेक्टर बन जाए तो वो दोनों वेक्टर के डिफरेंस के क्या है, बराबर है। अब आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो उसने तुमसे क्या पूछा कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी। देखो ना, a माइनस बी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और यहाँ पर x कैसा डायगोनल है, माइनर वाला। एंड दैट इज वाई आज के बाद हमेशा के लिए ये बात आपका फंडा बन जाएगा कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम बनाते हैं टेल टेल कॉम्बिनेशन करके, अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम बनाते हैं टेल टेल कॉम्बिनेशन करके, तो मेन वाला डायगोनल क्या बताएगा, समेशन को।
कि मेन वाला जो डायगोनल है, ये देखो मेन वाला डायगोनल आर है, तो आर क्या बताता है, समेशन को, जबकि माइनर वाला डायगोनल क्या बताता है, डिफरेंस। और ये पूरा का पूरा केस हमने डिस्कस किया है जब दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल कैसा था, एक्यूट था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर आपस में एक्यूट एंगल बनाते हैं तो टेल कॉम्बिनेशन से आने वाला जो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का जो मेन वाला डायगोनल है वो किसको बताता है, समेशन को, उन दोनों के समेशंस को बताता है। लेकिन जो माइनर वाला डायगोनल है वो किसको बताता है, डिफरेंस को। क्लियर है ये बात, पक्का? तो हमने जो इस क्वेश्चन को, जो कि 9 नंबर था, तो क्वेश्चन 9 को डिस्कस करने के बाद क्या सीखा, जरा रिजल्ट को लिखते हैं। हमने ये सीखा कि जब दो गिवन वेक्टर्स फॉर्म acute angle between them, then in tail combination, वैसे तो ये अंडरस्टूड है, जब हम डायगोनल्स की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम बनाना ही पड़ेगा भाई। अगर आप डायगोनल की बात करोगे तो क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम तो तब बनेगा जब क्या होगा, टेल कॉम्बिनेशन। फिर भी हम लिख दे रहे हैं, then in tail combination, diagonal of मेन को हम लोग क्या और कह रहे थे, मेजर। मेन यानी कि मेजर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम gives समेशन ऑफ वेक्टर्स, वो दोनों वेक्टर्स के समेशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि माइनर वाला जो आपका डायगोनल है, एंड माइनर डायगोनल गिव्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना भाई, ठीक है? इसके लिए हमें ये पहले से ही पता है, मतलब इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि दो वेक्टर के साथ में डिफरेंस लगा देना मतलब होता है कि एक वेक्टर के साथ में कंबाइन किया गया है नेगेटिव वेक्टर, और दो वेक्टर के साथ में अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई दो वेक्टर्स हैं कुछ एंगल्स बना रहे हैं, तो इट मीन्स इन्होंने कॉम्बिनेशंस किया है। हमारे इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस थे उसमें डायगोनल्स की बात हो रही थी, उससे ये आपका जो है इनपुट मिल रहा था, उससे ये बात समझ में आनी थी कि पैरेललोग्राम जैसी ही सिचुएशंस बननी चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशंस के दो रास्ते होते हैं, तो टेल, दूसरा क्या होता है हेड। क्योंकि ऑप्शंस में क्या दिया था, डायगोनल्स, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेललोग्राम वाला। हम ये बात पहले से जानते थे कि जो डायगोनल कॉम्बिनेशन से पैदा होता है, इन दोनों वेक्टर ने कॉम्बिनेशंस किया, ये वाला डायगोनल कहाँ से पैदा हो रहा है, कॉम्बिनेशन से। ये हम पहले से जानते थे कि जो डायगोनल कॉम्बिनेशन से पैदा होता है वो क्या बताता है, समेशंस को। आज हमने एक चीज और जान ली कि जो माइनर वाला डायगोनल है वो क्या बताता है, डिफरेंस को। तो सपोर्टिंग जो भी आप इसमें नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A blind person after walking 10 steps in one direction. A blind person after walking 10 steps in one direction, each of the length 80 सेंटीमीटर, यानी हर एक स्टेप, हर एक कदम 80 सेंटीमीटर लंबा है, turns randomly to the left or to the right by the 90 degree. After walking a total of 40 steps, the maximum possible displacement of the person from his starting positions could be. तो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन 10 स्टेप एक तरफ चला जा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ब्लाइंड पर्सन इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये यहाँ से चला था, स्टार्ट उसने यहाँ से किया था। कितने कदम गया है, 10 स्टेप।
10 स्टेप का मतलब हो गया 10 इंटू 40, तो भी एक स्टेप 80 सेंटीमीटर लंबा है। 10 स्टेप का मतलब हो गया 800 सेंटीमीटर, यानी बातों ही बातों में ये पर्सन जो है कितना जा चुका है, 800 सेंटीमीटर जा चुका है। अच्छा, ये जो जाने वाला काम है ना, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने D1 लिख लिया, और D1 की वैल्यू कितनी है, 800 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे जा रहे थे, रैंडमली 90 डिग्री पर आपको मुड़ना है, तो आप इधर भी मुड़ सकते हो, आप उधर भी मुड़ सकते हो। क्वेश्चन कहता है किधर भी जा सकते हो। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो पर्सन था ये इधर मुड़ गया, लेकिन 90 डिग्री पर टर्न किया, 90 डिग्री पर इसने टर्न किया और कितने स्टेप आगे चला, क्वेश्चन में कितने स्टेप आगे चला, 40 स्टेप्स। आफ्टर वॉकिंग ए टोटल ऑफ 40 स्टेप्स, यानी कि इसने जो है टोटल 40 स्टेप्स चले हैं। इसका मतलब है ये स्टेप्स कितने हैं, 30। इस बात को समझो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में समझो, देखो क्या लिखा है। A blind person after walking 10 steps in one direction, each of the length 80 centimeter, turns randomly to the left or to the right by 90 degree. After walking a total of 40 steps, यानी उसने कुल मिला के कितने स्टेप्स चले, 40। तो 10 तो ये चल चुका है, बाकी के यहाँ पे कितने स्टेप्स होंगे, 30। तो 30 स्टेप्स का मतलब हो गया 30 इंटू 80, यानी कितना, 2400 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में बात समझ में आ रही है वो यही है कि 40 स्टेप उसने टोटल चले हैं। अब वो यहाँ पहुँच गए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया D2। तो देखो आपके पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है D1 जिसकी वैल्यू है 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.8 मीटर। और दूसरा वाला वेक्टर है D2 जो कि है 2400 सेंटीमीटर, और ये आपका मीटर में कितना होगा, 24 मीटर। और ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो उसने आपसे पूछा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताइए। लिखा ना, स्टार्टिंग से पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। तो यहाँ से वो चला था और यहाँ पर वो पहुँच गया, तो इसका मतलब है कि हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपके पास में ये दो वेक्टर दिए गए हैं और ये दोनों वेक्टर बातों ही बातों में क्या कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन कर चुके हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन चल चुका है, हेड टेल कॉम्बिनेशन। और हेड टेल कॉम्बिनेशन में जो ये वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। क्योंकि ये पहला वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा वाला वेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो आने वाला वेक्टर है वो भी क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। और अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, याद रखो वो वाला पॉइंट, जहाँ पर दो वेक्टर मिलते हैं और जब वो एंगल्स बनाते हैं तो वहाँ से सीधे क्या होता है, डाइवर्ज होते हैं। इस वाले पॉइंट से ये वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला वेक्टर डाइवर्जेंट थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90। बताओ, दो वेक्टर जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। cos 90 हो गया, जीरो खत्म। ये आ गया आपका 0.64 प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना है, 576। और अब बताइए भाई, पूरे के पूरे कैलकुलेशंस का रिजल्ट क्या आने वाला है। ये अच्छा 100 से डिवाइड करोगे, सॉरी ये गलत हो गया हमसे, ये 800 सेंटीमीटर के मीटर बना हुआ तो कितना आएगा, 8 मीटर। ये आया 64। R इज इक्वल टू हो गया 6 4 10 और 7 और 6 11,
5 ये 24 का स्क्वायर 576 आता है कि नहीं आता? नहीं, 24 का स्क्वायर 576 आता है, चेक कर लेना। क्योंकि हम गलती करेंगे तो मार्कर से लिखने का फायदा ये नहीं है, गलती करेंगे तो इरेज हो जाएगा और आराम से हम सही कर लेंगे। 620 आ रहा है मेरा, अच्छा 640 आ रहा है, सही। अब 640 का स्क्वायर रूट लो तो 64 का तो 1 आ जाएगा और अंडर रूट 10 मीटर, 8 अंडर रूट 10 मीटर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, तो उसकी एक समस्या समझ में आती है। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है वो कितने स्टेप्स गया? 40। अभी क्वेश्चन को पढ़ करके लग रहा था कि उसने पूरी वॉकिंग में कितने स्टेप्स चले? 40। अब आंसर नहीं मिला, जरा चेक करते हैं इसको, क्या इससे आंसर आता है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ी है और कोई समस्या नहीं है। देखिए अब ये D1 कितना है? 8 मीटर, कितने स्टेप थे? 10 स्टेप्स। D2 कितना है? 40 इंटू 80 यानी कि 3200 सेंटीमीटर यानी कि 32 मीटर। अब अगर हम ऐसा सोच के चलें तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो ये आ जाएगा 64 और 32 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1024 और फिर इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1088। अब 1088 का स्क्वायर रूट ले लो, देखो कितना आएगा? नहीं, अगर हम 108 को ऐसे लिखते हैं, 2 अलग कर लें इसका, तो ये हो जाएगा 5 2 5 से 10 544 और 544 का क्या स्क्वायर रूट कितना होता है? कुछ होता है इस तरीके? तो चलिए कोई बात नहीं, आंसर गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। Two forces F1 and F2 are acting on a body. One force is double that of the other force and the resultant is equal to the greater force. Then the angle between the two forces is. Options are given. चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप बताइए कौन कौन से दो फोर्सेस हैं? F1 और F2 दो फोर्सेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या कहा गया है? इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से एक दूसरे का क्या है? डबल है। कुछ भी मान लो, क्या मान लो? क्या ऐसा मान लें कि जो F2 है वो F1 का दुगना है? मान लें ऐसा? आप F1 को F2 का दुगना भी मान सकते हो, क्वेश्चन आपको ये छूट दे रहा है। तो हमने ये मान लिया कि जो F2 है वो F1 का दुगना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फोर्स दूसरे का क्या है? डबल। तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट आता है, अरे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट तब आएगा जब ये कंबाइन होंगे। इन दोनों से जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट को हम लोग जनरली किससे लिखते थे? R से। तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? बड़े फोर्स के। तो जब मैंने ये सोच लिया है कि F2 F1 से बड़ा है, F2 F1 का डबल है, तो बड़ा कौन होगा? F2 बड़ा है ना। F1 F2 में कौन बड़ा होगा? F2 बड़ा है। तो रिजल्टेंट वाला जो है वो किसके बराबर है? बड़े के, यानी कि F2 के। ये इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, सारी चीजें डिस्कस करने के बाद समझ में आएगी। अब रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला लिखो तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आ जाएगा। तो जब दो वेक्टर कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? पहले वेक्टर की वैल्यू उस पे उस स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? दूसरे वेक्टर की वैल्यू उस पर स्क्वायर प्लस 2। आगे क्या लिखते हैं? पहले वेक्टर की वैल्यू, फिर क्या लिखते हैं? दूसरे वेक्टर की वैल्यू और आखिर में क्या लिखते हैं? cos थीटा, जहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है।
तो भाई लिख दो। पहला वेक्टर यहाँ पर F1 है तो F1 स्क्वायर, दूसरा वेक्टर F2 है F2 स्क्वायर, यहाँ पर भी F1, यहाँ पर F2। अब R की जगह पर क्वेश्चन ने हमसे कहा F2 लिख दो, F2 लिख दिया। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्वेश्चन ने कहा था रिजल्टेंट की जगह पर आप बड़े फोर्स के बराबर में लिख सकते हो उसको। अच्छा, F2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2F1, जहाँ जहाँ F2 है वहाँ पे 2F1 लिख दिया जाए, जहाँ जहाँ F2 है वहाँ पे 2F1 लिख दिया जाए, जहाँ जहाँ F2 है वहाँ पे 2F1 लिख दिया जाए। ये आ गया 2F1 बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर cos थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए, अंडर रूट तभी हट पाएगा जब दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करोगे आप। इधर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4F1 स्क्वायर। उधर राइट हैंड साइड का स्क्वायर करने पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर और क्या आएगा? प्लस का 4F1 स्क्वायर cos थीटा। ये आ गया 4F1 स्क्वायर, इधर ये दोनों लोग मिलके हो गए 5F1 स्क्वायर, इधर आया 4F1 स्क्वायर cos थीटा, इधर ले जाओ 4F1 स्क्वायर माइनस 5F1 स्क्वायर बराबर 4F1 स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से क्या आया? माइनस का F1 स्क्वायर बराबर 4F1 स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर चला गया, माइनस 1 बराबर 4 cos थीटा, माइनस 1/4 बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर माइनस 1/4, थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस 1। भाई आप जब थीटा निकालोगे तो cos नीचे जाएगा, उसी नीचे वाले cos को क्या कहोगे? cos इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स माइनस का 1/4। सभी ऑप्शन चेक करने के बाद में कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार हो चुका है ना। देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, आपके पास में 3 वेक्टर्स आपको गिवन होंगे विद वैल्यूज। क्वेश्चन किस तरीके का होगा? 3 वेक्टर होंगे और क्वेश्चन में तीनों वेक्टर की वैल्यू पता होगा। और क्या होगा? एंड एडिटिव या फिर सब्ट्रैक्टिव रिलेशन टेक प्लेस among them, और उन तीनों वेक्टर्स के बीच में एक रिलेशनशिप दी जाएगी। उस रिलेशनशिप में या तो बीच में प्लस का साइन लगा होगा या फिर नेगेटिव का साइन लगा होगा। और क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन एनी 2 रिक्वायर्ड वेक्टर्स। अब क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाएगा कि आपको एंगल किन किन वेक्टर्स के बीच में निकालना है, ये वो मेंशन करेंगे। तो अब जब ऐसी प्रॉब्लम हम देखते हैं तो कैसे डील करते हैं, देखो तरीका क्या है। जो रिलेशन आपको दिया गया एडिटिव या फिर सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव गिवन रिलेशन को हम इस तरह अरेंज करते हैं जिससे हम जो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव वाला रिलेशन है उसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? जिससे वो वेक्टर्स एक साथ आ जाएं
जिनके बीच एंगल निकालना है। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। और फिर इसके बाद आफ्टर इट टेक मॉडुलस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तब इसको समझने के लिए जो बात हमने आपके साथ डिस्कस की है, इसको समझने के लिए हम आपका लेवल 2 का चौथा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। लेवल 2 का चौथा क्वेश्चन मिला। यहाँ पर इफ कैपिटल ए वेक्टर है, कैपिटल बी वेक्टर है, कैपिटल सी वेक्टर है, और कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर की वैल्यूज भी दी है, और एक इक्वेशन भी दिया गया है। लेवल 2 का है क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन दिया गया है a + b = c। तो देखो हमारी कही गई सारी बातें इस क्वेश्चन में हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में 3 वेक्टर होंगे। इस वाले क्वेश्चन में 3 वेक्टर a b c हैं। हमने आपसे ये कहा कि 3 वेक्टर्स होंगे, उनकी वैल्यू भी दी जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में तीनों वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है। a वाले वेक्टर की वैल्यू 5 दी गई है, वेक्टर a की वैल्यू 5 दी गई है, वेक्टर b की वैल्यू कितनी दी गई है 4, और वेक्टर c की वैल्यू 3 दी गई है। वेक्टर की वैल्यू को लिखने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा नहीं तो होता है ऐसे 3 हटा दे तो वेक्टर की वैल्यू बन जाती है। ऐसे लिखा जाए तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर p, और केवल इसका 3 हटा दे तो पढ़ेंगे वेक्टर p की वैल्यू। और या फिर वैल्यू लिखने का तरीका ये होता है मॉड लगा करके, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। देखो मेरी ये वाली बात क्वेश्चन में है, 3 वेक्टर है, तीनों की वैल्यू। अब जरा इसको देखो, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव रिलेशन टेक प्लेस अमंग देम। तो a और b के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये एडिटिव हो गया ना। और अगर c को तुम इधर जाओगे तो b और c के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो इनके बीच में या तो प्लस आएगा या फिर इन सबके बीच में क्या आएगा, माइनस। तो ये वाली बात भी क्वेश्चन में आ गई, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव रिलेशन टेक प्लेस अमंग देम। ठीक, पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन एनी 2 रिक्वायर्ड वेक्टर्स। तो यहाँ पर मुझे किन किन वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है, जरा बता दो। आपसे पूछा गया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, यानी कि जो बात आपसे कही गई है वो यहाँ पूछी भी गई है। अब तरीका क्या है, तरीका जरा देखिए क्या। जो एडिटिव वाला और सब्ट्रैक्टिव वाला रिलेशन है, हम उस रिलेशन को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं जिससे वो वेक्टर्स एक साथ आ जाएं जिनके बीच का एंगल निकालना है। जरा बताना कि आपको किन के बीच का एंगल निकालना है। तो a और c को एक साथ होना चाहिए और बाकी को अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है a + b = c। एंगल किसके बीच में निकालना है, a और c को। a और c को साथ साथ होना चाहिए। तो b को उधर भेज दो, c को इधर ले जाओ। तो लीजिए a - c = -b। ओके, बोलो भाई, अगर आप c को इधर जाओगे ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और b को उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये सही लिखा मैंने a और c को साथ साथ क्यों ले आए, क्योंकि इन्हीं के बीच का एंगल निकालना है इसलिए। तो ये वाली बात जरा मैंने जो की है, और यहाँ पर जो लिखा गया उसको पढ़ें, क्रॉस चेक करें कि जो एडिटिव वाला रिलेशन होगा, जो सब्ट्रैक्टिव वाला रिलेशन होगा, हम उस रिलेशन को इस तरह अरेंज करते हैं जिससे वो वेक्टर्स एक साथ आ जाएं जिनके बीच का एंगल निकालना है। क्लियर? अच्छा, आगे मैंने लिखा है कि आफ्टर इट टेक द मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब ये है, जब ये अरेंजमेंट वाला काम कर लें तो मॉड ले लेना। इधर भी मॉड लगा दिया, लेफ्ट में और राइट में भी मॉड लगा दिया। तो आप सब लोगों को तो मैं पूरा वेक्टर बेसिक जितना था पढ़ा चुका हूँ। आप जरा सुन लो कि जैसे वेक्टर है ये,
अगर मैं इस वेक्टर के अगल बगल ये पैरेलल लाइन कर दूं, इसको पढ़ा जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, जिसका मतलब क्या होता है वैल्यू, जिसका क्या मतलब होता है वैल्यू। तो इधर भी मॉडुलस लिया, इधर भी मॉडुलस लिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? माइनस बी वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4, तो नेगेटिव वेक्टर की वैल्यू भी उसी के क्या रहेगी बराबर। तो यहां पर हो गया 4, ध्यान देना। इसका क्या मतलब है? a माइनस सी, वेक्टर a और वेक्टर a से वेक्टर c को घटाया गया है उसकी वैल्यू। तो जब दो वेक्टर घटा करते थे, जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते थे, उसकी वैल्यू कैसे आती थी? अंडर रूट, अंडर रूट। यहां पर आपको याद दिलाएं, देखो जब दो वेक्टर जोड़े जाते थे तो वैल्यू आती थी अंडर रूट स्क्वायर प्लस 2 और आगे cos थीटा। इन खाली जगहों पर उन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू लिखी जाती है जिनको आपने जोड़ा है। जब दो वेक्टर आप घटाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वैल्यू आती थी अंडर रूट स्क्वायर माइनस 2 और आगे क्या cos थीटा। यहाँ पर उन वेक्टर्स की वैल्यू लिखी जाती थी जिनको आप घटाते थे। यहाँ पर आप इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मॉड लगा के क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो। तो जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू निकलती है अंडर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2 फिल इन द ब्लैंक्स आगे cos थीटा। इन खाली जगहों पर उन वेक्टर्स की वैल्यू रखी जाती हैं जिनको घटाया गया है। यहाँ पर ए वेक्टर से सी वेक्टर क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। बताओ भाई ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 5। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 5 और सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3। और थीटा क्या होगा? ए और सी के बीच का एंगल होगा। जैसे एडिशन के केस में ये थीटा क्या है? जिन वेक्टर्स को जोड़ा है उनके बीच का एंगल। सिमिलरली यहाँ पर थीटा क्या है? जिन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया है उनके बीच का एंगल। क्लियर ये बात? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा देखो भाई, अंडर रूट में आएगा 25 प्लस में 9 और आगे मूव करो कितना है? -30 cos थीटा इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया जाए, तो स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 माइनस 30 cos थीटा इज इक्वल टू 60। ये ऐड होंगे 34 16, तो 34 माइनस का 16 इज इक्वल टू 30 cos थीटा। और ये कितना आ जाएगा? 28 ओके, 18 आएगा और 30 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18/30। 3 6 and 3 1 2 3 and 5 cos थीटा की वैल्यू होगी 3/5। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए एंड सी। आप ए और सी की बात कर रहे थे ना। यहाँ पर ऑप्शन जरा चेक करो कौन सा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, आप पहले ये बेसिक फंडा लिखो। ये अभी क्वेश्चन कॉपी मत करना, ये क्वेश्चन और करते हैं। बेसिक फंडा पहले लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, if the magnitude of the vectors A, B and C, तो A देखो ना, जो लेटर A है वो तो डार्क बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि A के ऊपर क्या लगा हुआ है? एरो लगा हुआ है। और B के ऊपर भी एरो लगा हुआ है, C के ऊपर भी एरो लगा हुआ है। If the magnitude of the vectors A, B, C are 6, 8, 10 units respectively, and if A plus B बराबर C, then the angle between A and C। एक बार फिर से उसी तरीके की प्रॉब्लम है। आप देखिए क्वेश्चन में कितने वेक्टर दिए गए हैं? A, B, C, 3 वेक्टर दिए गए। वेक्टर A है आपका और वेक्टर B भी है क्वेश्चन में, एंड C इज आल्सो गिवन। और ये भी दिया गया कि A plus B बराबर C,
और वेक्टर ए की जरा वैल्यू बता दो कितनी है, और वेक्टर बी की वैल्यू, और वेक्टर सी की वैल्यू 10, और ये कनेक्शन भी दिया है। तो मेरी वो बात अभी तक वैलिड चल रही है। ये बात क्वेश्चन में देखने को मिली है और ये भी देखने को मिला है। और क्या पूछा जाएगा जरा उसको भी चेक कर लो। क्या पूछा गया? एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को ऐसे मैनेज करेंगे कि जिनके बीच का एंगल पूछा गया है वो एक साथ आ जाए और बाकी जो है अपोजिट साइड चले जाए। अच्छा एक बात और सुनो, अगर यहाँ पर ये पूछते एंगल बिटवीन ए एंड बी तो मुझे ये करने की जरूरत, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी कैसे थे, पास पास थे। क्योंकि ए और सी के बीच का एंगल पूछा गया है, इसको जरा रिसफल किया जाए, ए प्लस बी बराबर सी। यहाँ से आइए ए माइनस सी बराबर माइनस बी। इसके बाद क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है दो वेक्टर को घटाने से जो रिजल्टेंट आता है वो, और राइट हैंड में क्या लिखा हुआ है, वेक्टर बी का जो नेगेटिव वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो डेफिनेशन क्या होती है नेगेटिव वेक्टर, जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, आपने कहा सर मेरे पास एक वेक्टर है 5 यूनिट का, मैंने उसका नेगेटिव वेक्टर बनाया तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 5 5। तो यहाँ पर बी नेगेटिव लगा हुआ है, बी का नेगेटिव वेक्टर, तो वेक्टर बी की वैल्यू अगर 8 है तो उसके नेगेटिव वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 8 ही होगी। तो इधर जो लेफ्ट हैंड और जो राइट हैंड है उसका मीनिंग ओपन किया जाए। सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालने का तरीका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac और cos थीटा, और यहाँ पर है माइनस का बी। अब वैल्यू पुटअप किया जाए, ए का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है 10, cos थीटा, और बी वेक्टर की वैल्यू 8 है तो उसके नेगेटिव वेक्टर की वैल्यू 8 होगी। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो गया 36, ये आ गया 100, 6 to 12, 120 cos थीटा, इधर आ जाएगा 64। ये 136 माइनस 120 cos थीटा इज इक्वल टू 64। केवल थीटा ही निकालना है आपको क्वेश्चन में, सॉल्व करने पर थीटा आ जाएगा। क्या आएगा, 136 को 64 के साथ इंगेज कर देंगे जब, तो माइनस का 64 इज इक्वल टू 120 cos थीटा, कितना आएगा 72, चेक करना 72 आया ना, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 72/120। तो किससे कैंसिल होगा, 12 से, कितने टाइम 72, 12 6 और ये आ जाएगा 2 3 जा, थीटा इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स है। कोई ऑप्शन बी, इस तरीके की प्रॉब्लम कर लेंगे। अब 12 नंबर में ऑप्शन है ही कि नहीं है, हाँ है तो, हाँ देखो अब ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है इसलिए इसको और आगे सॉल्व करो। तो 3/5 का मतलब क्या है, 0.6, ये तो मतलब है। और ये ऑप्शन है कि नहीं, नहीं। क्या डिफरेंस होता है, एक तरफ हम लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी तरफ लिखी जा रही है स्केलर वैल्यू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो स्केलर वैल्यू जो है ऑलवेज हैविंग यूनिट, जैसे 30 किलोग्राम
30 के साथ किलोग्राम है, यूनिट है, ये क्या बनी स्केलर वैल्यू। 100 रुपीज, 100 के साथ रुपए यूनिट है ना, तो ये क्या बन गया स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू जो होंगी हमेशा उनके पास में यूनिट होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू हैविंग नो यूनिट। हमने लिखा 5, आगे यूनिट नहीं लिखा, तो ये 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। 7/4 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जब किसी वैल्यू के साथ में यूनिट हो तो वो क्या बन जाएगा स्केलर वैल्यू, और अगर वैल्यू के साथ में यूनिट नहीं तो क्या बनेगा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इंटरेस्टिंग है पॉइंट यहाँ पर, अगर किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा ये बताना। अगर किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन जरा सुन लें। व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाई by positive numerical value, then what happen, क्या हो जाएगा, तो सारी बातें बतानी है। और दूसरा है आपका ये इसी जगह पर जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ पे स्केलर आने वाला है कि व्हेन अ वेक्टर multiply by positive scalar value, then what happen? जवाब आपके पास है, थोड़ा सोचेंगे तो निकल गया है, आंसर आपके पास है। चलिए आप अपने मन में पहले कोई वेक्टर सोच लीजिए, कोई भी वेक्टर। देखो फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो इस फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेक्टर होती हैं। वेक्टर का मतलब जिनके पास निश्चित दिशा होती है और साथ साथ क्या होता है, तो वेलोसिटी चलो सोच लेते हैं वेलोसिटी। तो मेरे पास वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ऐसा मान लो। तो तुमने इस वेलोसिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू सोच रहे हो दिमाग में जो भी आपके, चलो 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया। अब रूलिंग तो ये होती है जो लेफ्ट में किया वो राइट में भी करो। यहाँ पे कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, क्या है ये ऊपर वाला क्या है वेलोसिटी, और नीचे वाला भी क्या है वेलोसिटी। लेकिन आपने जब न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल गया। पहले कितना था 10, अब कितना है 50। अच्छा अगर तुम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या रहता, 5 आ जाता। क्या सीखने को मिला, जब किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नया क्या है, नया ये है कि जो नया है वो नेचर में वही है। यार ये पुराने वाले का नाम क्या है वेलोसिटी, नए वाले का नाम भी क्या है वेलोसिटी, तो नेचर तो वही है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया है वो नया क्या है, तो आंसर है नया वाला जो भी है उसका नेचर पुराने जैसा है, मतलब वो वही वेक्टर होगा जो पहले था। अगर वो वेक्टर वेलोसिटी है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या मिलेगा वेलोसिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड बदल चुका होगा, वैल्यू लेकिन बदल चुकी होगी, डायरेक्शन लेकिन नहीं बदली होगी। क्लियर हुई है बात। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, व्हाट हैपेंड, आंसर आपको देना पड़ेगा कि न्यू वेक्टर फॉर, कि आपने इस पुराने वेक्टर में 5 से मल्टीप्लाई किया, आपने इस पुराने वेक्टर में हाफ से मल्टीप्लाई किया,
तो जो नया है वो है ही वेक्टर, वो वेक्टर ही है। मैंने लिखा न्यू वेक्टर फॉर्म विद सेम नेचर ऑफ गिवन वेक्टर, लेकिन उस नए वेक्टर की नेचर कैसी होगी? पुराने वेक्टर जैसे। पुराने वेक्टर का नाम वेलोसिटी, तो अभी भी क्या है? वेलोसिटी। तो न्यू वेक्टर फॉर्म विद सेम नेचर ऑफ गिवन वेक्टर एंड, ऐसे लिख दिया जाए, न्यू वेक्टर फॉर्म विद सेम नेचर ऑफ गिवन वेक्टर कॉमा विद सेम डायरेक्शन, with same direction and different in magnitude। आप न्यूमेरिकल वैल्यू 1 नहीं लीजिएगा, ये तो फिर वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सेम, और लोगों को पता नहीं चल पाएगा तुमने मल्टीप्लाई किया भी कि नहीं किया। इसी रिजल्ट को और देखते रहना, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कैसी है? 30। जो नया है उसका नेचर कैसा है? पुराने जैसा। जो नया है उसका डायरेक्शन कैसा है? पुराने जैसा। लेकिन जो नया है उसका वैल्यू कैसा है? पुराने जैसा नहीं है। देखिए 3 बातें यहाँ लिखी हुई है क्या? न्यू वेक्टर फॉर्म विद सेम नेचर ऑफ गिवन वेक्टर कॉमा विद सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पर आते हैं, आंसर आपके पास है, आपको इसका आंसर लाने के लिए कोई वेक्टर सोचना पड़ेगा और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो वेक्टर तुमने सोचा है और जिस स्केलर वैल्यू का तुमने वहां पर अपने दिमाग में जिस स्केलर वैल्यू को तुम लाए हो, क्या मल्टीप्लाई हो सकती है? तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूँ। ध्यान दो, एक वेक्टर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर, अपवर्ड है। मुझे इसमें मल्टीप्लाई कराना है किसका? स्केलर। और स्केलर वो होते हैं जो कि यूनिट रखते हैं। तो दिमाग में एक स्केलर आ रहा है मास, मास 50 किलोग्राम स्केलर वैल्यू है ना, तो मैंने इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दिया। मास की वैल्यू है, चलो मान लेते हैं 5 किलोग्राम, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, m को a के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी ये मल्टीप्लाई हो गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी केयरफुल, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स। तो गिवन वाला वेक्टर क्या था? एक्सेलरेशन। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? फोर्स। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? फोर्स। क्या सीखने को मिला? जब किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है। जो नया वेक्टर मिलता है वो नेचर में पुराने जैसा नहीं है। भाई पुराने वाले वेक्टर का नाम क्या है? एक्सेलरेशन। नए वाले का नाम क्या है? फोर्स। जो नया वेक्टर मिलता है वो वैल्यू में भी पुराने जैसा नहीं है। पुराना वाला वेक्टर कैसा है? 2 वैल्यू का। नया वाला वेक्टर कितना है? 10 वैल्यू का। लेकिन जो नया वाला वेक्टर है वो डायरेक्शन में कैसा है? सेम। क्योंकि ये अंदर की बात है, आपको भी ये बात पता है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की भी तो होती है। तो फोर्स भी कैसा होगा? ऊपर की तरफ। क्या सीखने को मिला? जब किसी स्केलर वैल्यू को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नया डिफरेंट वेक्टर मिलता है। तो नया वेक्टर मिलता है वो कैसा होता है? डिफरेंट। लेकिन ये जो डिफरेंट वेक्टर मिलता है इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? पुराने की जैसी। लेकिन इसकी वैल्यू कैसी होती है? नॉट पुराने की जैसी। ठीक है ना? लिख लिया ये। और भी एग्जाम्पल है, और चलो एग्जाम्पल सोचते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है सपोज कर लेते 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन कैसी है? नीचे की, डाउनवर्ड। बच्चों हमने इसमें मास से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये m इंटू वी, किताब के पन्ने पलटो तो क्या मिला? मोमेंटम। क्या मिला? मोमेंटम। तो भाई पहला वेक्टर वेलोसिटी था, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? मोमेंटम।
क्या सीखने को मिल रहा है? जब किसी वेक्टर में स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नया डिफरेंट वेक्टर मिलता है, और ये जो डिफरेंट वेक्टर मिलता है इसकी वैल्यू पुराने से कैसी होती है? डिफरेंट, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो पुराने के जैसी होती है। तो जो हमने यहाँ सीखा, अच्छा इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि तुम एक ऐसी स्केलर वैल्यू सोच लो जो उसमें मल्टीप्लाई के लिए वैलिड ही ना हो। जैसे तुमने सोचा कि सर स्केलर में डेंसिटी आ रहा है, तो डेंसिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है उसका नाम क्या है? मास, कोई और नहीं है। और वेलोसिटी के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है वो क्या है? दैट इज मास। न्यूमेरिकल वैल्यू में तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के साथ जब आप जाओगे तो ये देखना पड़ेगा कि फिजिक्स के जो रूल्स हैं हमको क्या उस स्केलर वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन की इजाज़त देते हैं कि नहीं देते हैं। ऐसा ना हो कि परमिशन ना हो और आप मल्टीप्लाई कर दो। आपने सोचा डेंसिटी और डेंसिटी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो स्केलर वैल्यू जो वैलिड हो उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। तो जो सीखा है जरा दिखाने में हेल्प करे। When a vector multiplied by the positive scalar value, then what happen? Answer है new different vector form. Okay? नया डिफरेंट वेक्टर मिलता है, और ये जो नया डिफरेंट वेक्टर मिलता है इसका डायरेक्शन पुराने के जैसा ही होता है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ नया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर is same as given vector, as given vector। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर वेलोसिटी नीचे की ओर है तो मोमेंटम भी कैसा होता है? नीचे की ओर। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो फोर्स भी कैसा होता है? ऊपर की ओर। ये ट्रूथ है। तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज सेम एज गिवन वेक्टर, एक तो ये बात आ गई। और तीसरी बात क्या है कि magnitude of new vector not is equal to given vector, ठीक है। तो नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो पुराने वेक्टर जैसा नहीं होगा। ये जो बात हमने लिखी है वो अलग अलग पॉइंट बना के लिखी है, यहाँ पर जो सारी चीजें लिखी है वो एक साथ कंबाइन करके लिखी है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ चुका है कि व्हाट हैपन when you have a number मतलब प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, और आप इस नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का मन बना रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप एक स्केलर वैल्यू के साथ जाते हो तो क्या होगा? नो कंडीशन।